हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आलोक रंजन और आप देख रहे हैं देखुसीको.com। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की सीरीज़। इसमें फर्स्ट बुक हम कवर करेंगे सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहला है, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कब बना, कैसे आया, उसकी मीनिंग के बारे में हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। हम बहुत बार बच्चों से पूछते हैं बट वो बता ही नहीं पाते इकोनॉमिक्स क्या है। तो आज आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा इस क्लास में। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स किस किस पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, किस बारे में और इकोनॉमिक्स डिटेल में हम जानेंगे। उसके बाद है हम इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस। तो आज हम समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, क्या कारण है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का, और मेन या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम जो जानेंगे वो पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, उसके अजम्पशंस, फीचर्स, सेंट्रल प्रॉब्लम विद पीपीसी और शिफ्ट इन पीपीसी। हम इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम पीपीसी में पढ़ेंगे कि हमारा पीपीसी सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में जो कवरिंग करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स सारा कुछ कवर करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। आज के बाद इस क्लास लेने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि आप किसी को जवाब नहीं दे पाओगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। आपको बहुत ही ईजी वे में मैं समझाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। बच्चे, इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट बना कैसे, कब आया, इसके ऊपर पहली बुक्स कब लिखी गई। तो ये कहानी 1776 की है। उस टाइम एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। उस टाइम राजा महाराजाओं का टाइम था और उन्होंने उस बुक में ये पूरा वेल्थ क्रिएशन के सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया था। मतलब जो अभी हम टैक्सेस, टैरिफ देते हैं, जो हम पहले अब लोग जानते हैं लगान, चुंगी, ये सब किस तरीके से राजा महाराजा अपने जनता से लिया करते थे और उसको कैसे यूटिलाइज करते थे। वो सारा सिस्टम को, पूरा वेल्थ क्रिएशन को, पूरे वेल्थ के बारे में, राजपाट कैसे चलाया जाता है, सब कुछ हमारे एडम स्मिथ ने उस बुक्स में एक्सप्लेन किया था। और इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो एक नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या था, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स क्यों पड़ा, इसको किसी और नाम से क्यों नहीं जानते, इसका नाम राम क्यों नहीं रखा गया, इसका नाम श्याम क्यों नहीं रखा गया, इसका नाम कुछ और, कुछ भी, इसका नाम आलोक क्यों नहीं रखा गया, इसका नाम इकोनॉमिक्स क्यों रखा गया। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, ओक्यो और दूसरा नॉमियस। ओक्यो मतलब होता है हाउस और नॉमियस मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ओक्यो और नॉमियस। ओक्यो मतलब होता है हाउस और नॉमियस मतलब होता है मैनेजमेंट। देखो, सबके घर में एक लिमिटेड रिसोर्स होता है।
वो रिसोर्स कुछ भी हो, लैंड हो, मनी हो, कुछ भी हो, सबके घर में एक लिमिटेड होता है। सपोज आपके घर में 4 रूम है और बहुत सारे लोग रहने वाले, तो आप उसी 4 रूम के अंदर ही आप क्या करते हो, इस तरीके से मैनेजमेंट करते हो कि सब लोग रह सके। आपके पास मान लेते हैं 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए को ही आप इस तरीके से यूटिलाइज करते हो कि सब लोग सेटिस्फाई हो सके। आपकी फादर की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए ही में ही वो क्या करते हैं कि इस तरीके से मैनेज करते हैं कि घर के हर एक मेंबर को सेटिस्फाई कर सके। कोई तीसरा पर्सन है, उसके फैमिली में उसके फादर 10,000 रुपये ही कमाते हैं, तो 10,000 रुपये को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि घर में सब लोग सेटिस्फाई हो सके। सपोज आपकी मम्मी है, किचन का स्पेस लिमिटेड होता है, टाइम भी उनके पास लिमिटेड होता है, बट वो सब इस तरीके से खाना बनाती है कि सब लोग सेटिस्फाई हो सके। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का जो नाम इकोनॉमिक्स जो रखा गया वो ग्रीक वर्ड से मिलकर रखा गया, ओकियो और नोमियस। ये 2 वर्ड से मिला के हाउस और मैनेजमेंट। हाउस को जो मैनेज करते थे विद लिमिटेड रिसोर्स, इसी को हम ओकियो और नोमियस बोलते थे, हाउस मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से इसका नाम रख दिया गया इकोनॉमिक्स, कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस विद अ लिमिटेड रिसोर्स। मैनेजमेंट ऑफ हाउस विद लिमिटेड रिसोर्सेस। तो पहले के टाइम में अगर कोई हमसे पूछते थे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो लोग कहते थे मैनेजमेंट ऑफ हाउस विद अ लिमिटेड रिसोर्स, और इसी तरीके से ओकोनॉमस करते करते इट बिकम अ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अब ये फुल सब्जेक्ट है। तो अब हम पहले तो आप समझ गए कि इकोनॉमिक्स इसका नाम क्यों रखा गया, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओकियो और नोमियस। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मान लेते हैं 3 फ्रेंड्स हैं, राम, श्याम और एक आप भी हो उसमें से। आपका नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस है ना, ठीक है। तो ये 3 लोग हो आप, राम, श्याम और आप, ठीक है। आप तीनों का बर्थडे है और आपके फादर ने आपको 10,000 रुपीज दिया। Your father has given you 10,000 rupees। भाई बर्थडे है तो माँ बाप तो खुश होते ही है ना, वो 10,000 रुपये दिया। आप क्या करोगे, राम क्या करेगा और श्याम क्या करेगा 10,000 रुपये का? हो सकता है सबसे पहले बोलते हैं भैया पार्टी करूँगा, तो लिख लेते हैं पार्टी, ठीक है। श्याम ने बोला नहीं मैं पार्टी नहीं करूँगा, मुझे गाना बजाने का शौक है यार, मुझे गिटार चाहिए, ही विल बाय अ गिटार। राम बोलेगा नहीं यार मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे बैट लेना है, एक नया बैट लेना है। ये बोलेगा नहीं बैट तो 1,000 में आ जाएगा, मुझे और भी कुछ लेना है, ये हो सकता है थोड़े से पैसे का पार्टी कर लेता हूँ, थोड़े ड्रेसेस भी लेने हैं मुझे भाई, ठीक है। इसी तरीके से श्याम ने गिटार ले लिया, इसके पास कुछ और पैसे बच गए, ये हो सकता है अपने लिए ये घूमने चले जाए, गो फॉर, ये बोले नहीं मेरे को तो ट्रिप पे जाना है, लाइक कहीं भी की मूवी देखना है, कुछ भी कर सकता है, कहीं घूमने भी जाना है, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका मन करे। 10,000 किसी को फ़ोन लेना होगा, मान लेते हैं इसको फ़ोन लेना है, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये में ही लेगा, ठीक है। गाइस ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, श्याम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है। आप सब लोग एक डिसीजन ले रहे हो, कुछ ना कुछ आप 10,000 को कैसे खर्च करोगे अपने नीड के अकॉर्डिंग, वो डिसीजन ले रहे हो। राम बैट पे खर्च कर रहा है, पार्टी कर रहा है, कुछ का ड्रेस खरीद रहा है और कुछ मानो पैसे बच गए तो कर लेगा। श्याम क्या कर रहा है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है गिटार खरीदना, मूवी देखना, फ़ोन लेना और बाकी और कुछ मन है। आपका मन हो सके आप पार्टी करोगे सारे पैसे का, भैया पार्टी करनी है, डिपेंड्स आपकी नीड क्या है। तो आप सारे लोग क्या कर रहे हो, आप सारे लोग एक डिसीजन ले रहे हो, यू आर मेकिंग अ चॉइस, यू आर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ मेकिंग अ चॉइस, एक चॉइस करने का डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। एंड जो ये सोचना पड़ रहा है ना आपको इस चीज़ के लिए कि भाई 10,000 रुपये है, मैं 10,000 रुपये से क्या क्या कर सकता हूँ, और वो आप वही करते हो जिससे आप सेटिस्फाई होते हो,
ठीक है, तो आप यहाँ पे जो चॉइस करने का डिसीजन ले रहे हो, ये दिस इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्या है? एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मेरे को तो करना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप उसी 10,000 रुपए में से चॉइस कर रहे हो, मेकिंग अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। आपको सोचना पड़ रहा है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता, पापा क्या बोलते, ले बेटा तिजोरी की चाबी और जो करना है वो कर, आज तेरा बर्थडे, मैं तेरे पे मेहरबान हूँ, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती। आपको पार्टी करनी है पार्टी, गिटार खरीदना है गिटार, ड्रेस लेना है ड्रेस लो, जो करना है वो करो, घूमने जाना है दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाओ। अब लंदन ट्रिप पे तो यहाँ पे 10,000 में नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, 10,000 रुपये है। बैंकॉक कुछ भी, राइट। तो आप व्हाट यू आर डूइंग, आपके पास 10,000 रुपये, तो यू आर मेकिंग अ डिसीजन, और आपके पास रिसोर्स अनलिमिटेड होता, पापा तिजोरी की चाबी देते, तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती और आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होता। तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपके पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स को स्केयर रिसोर्स भी बोलते हैं, स्केयर रिसोर्सेस। जो स्केयर रिसोर्सेज है, इसकी वजह से आपको एक जो डिसीजन लेना पड़ रहा है, किसका डिसीजन, चॉइस करना पड़ रहा है, इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और जिस सब्जेक्ट में इन दो पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको एक आसान लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, उस रिसोर्स में से जो हम अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम चॉइस करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, दिस इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दिस इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जहां हम पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। उस सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। शायद आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके पास क्या है, टाइम जो है लिमिटेड है। आपके पास 24 घंटे, उसमें से आपको सोना भी है, खाना भी खाना है, नहाना भी है, पढ़ना भी है, ठीक है, स्कूल भी जाना है और ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है। तो आपके पास जो टाइम लिमिटेड है, उसी टाइम को आप इस तरीके से चूज़ करते हो कि इसमें आप सारा काम कर सके हो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, जो आप जिससे आप सेटिस्फाई होते हो। तो आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो। तो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या डिसीजन ले रहे हो कि भाई आपके पास टाइम लिमिटेड है, टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स, और उस रिसोर्सेज को आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, उस सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं हम इकोनॉमिक्स का आसान लैंग्वेज में और मीनिंग। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, तो मैं ब्रीफ में लिख देता हूं मीनिंग। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, इकोनॉमिक इज अ subject in which we study about economic problem which is arise due to scarcity of resources। तो आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया, इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट में जिसमें हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं और इस डेफिनेशन को समझते हैं कि डिटेल में कि इकोनॉमिक्स क्या हो। देखो एक डेफिनेशन है, तो पहले आप समझ गए इकोनॉमिक्स क्या है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, विच इज अराइज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करते हैं एक डेफिनेशन की कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। एक डेप्थ में इस डेफिनेशन को समझेंगे भी। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज the satisfaction, producer can maximize the profit and society can maximize the social welfare। देखो बहुत सारे राइटर आए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने सबने अपना अपना डेफिनेशन दिया और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इवॉल्व होता चला गया। मैंने एक ऐसा डेफिनेशन दिया लिखा है जिसमें सारा कुछ लगभग कवर्ड है। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। एक सबसे पहला, इकोनॉमिक इज अ साइंस। भाई इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कह रहे हैं?
साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन, किसी भी चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट का, अब ये करोगे तो ये होगा, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन, मतलब एक साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। साइंस का मतलब सब्जेक्ट जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइंस यहाँ पे इसलिए इसको डिफाइन किया गया, मतलब सब्जेक्ट से रिलेशन में है कि किसी सब्जेक्ट में जिसमें इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। देखो, जो भी रिसोर्सेज है वो डिपेंड करता है कि कोई भी ह्यूमन किस तरीके से यूटिलाइज करे। जैसे यहाँ पे राम था, श्याम था और आप थे, आपके पास 10,000 रुपये था और आप उसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। इसी तरीके से ये डिपेंड करता है आदमी के, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करे। इंडिया अपने रिसोर्सेज को अलग तरीके से यूटिलाइज करता है, पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को अलग तरीके से यूटिलाइज करता है ना। ऑस्ट्रेलिया अलग करता है, यूएसए अलग करता है, आप अलग करते हो, मैं अलग करता हूँ, ठीक है। तो हर एक इंसान अलग अलग तरीके से करता है। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और जो किस चीज़ से कंसर्न है? इट इज कंसर्न ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब वही, आपके पास जो 10,000 रुपये दिए थे ना आपके फादर ने, आप किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे थे। सब लोग अलग अलग तरीके। इसी तरीके से मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैं उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, आपके पास जो रिसोर्सेज है आप अपने तरीके से एलोकेट करते हो, ठीक है। आपके पास जो टाइम था, टाइम को क्या करते थे? कुछ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसको देते थे। इसी तरीके से आपके पास कोई भी रिसोर्सेज हो, आपके पास पैसे, आप अपने प्रायोरिटी से आप उसको खर्च करोगे। कोई कंट्री है, सारी कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, उस रिसोर्स को उसको अलग अलग तरीके से। पाकिस्तान है, वो लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो टेररिस्ट पे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा अपना रिसोर्स को खर्च करता है, इंडिया वेलफेयर पे ज़्यादा खर्च करता है। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अब चाइना अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करता है, इंडिया अभी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो डिपेंड करता है अपने रिसोर्सेज को कोई कैसे यूटिलाइज करता है। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जो किस चीज़ से कंसर्न है, विच इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, देखते हैं। इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बताया गया है कि कंज्यूमर को क्या हो सके? वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। एक प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एक प्रोड्यूसर को क्या मिल सके? मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और एक सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, और सोसाइटी को क्या हो सके? कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल सके। कैसे? देखो, किसी भी इकोनॉमी में 3 मेजर पिलर होते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। सेम इज एक कंज्यूमर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, एक प्रोड्यूसर करता है, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। कि वो किस लिए कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों इस्तेमाल करता है? कि उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके कि एक कंज्यूमर को, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। प्रोड्यूसर इस तरीके से उनको रिसोर्स को अलॉट किया जाता है कि वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। और सोसाइटी को इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है जिससे वो मैक्सिमम वेलफेयर। तो सारे पिलर्स को, सब चीज़ को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो सब लोग मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जो किस से कंसर्न है? विच इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होता है। आज के बाद कोई आपसे पूछेगा तो आसानी से बोल सकते हो। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, जो अराइज होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अब आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस कौन कौन से हैं। उसको रफ कर रहा हूँ, आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स का, और नीचे जो लिखा हुआ है डेफिनेशन।
ठीक है। आइए अब जानते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। ये ब्रांचेस क्या होता है? 10th से 11th में आ गए, कई बच्चे ब्रांचेस को ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते। ब्रांचेस मतलब एक चीज़ से दो चीज़ें, एक ट्री से जब दो टहनियाँ निकलती हैं उसको ब्रांचेस कहते हैं। सेम एज इकोनॉमिक्स के भी दो ब्रांचेस हैं, दो पार्ट्स अलग अलग चीज़ों का। एक को बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाइनटीन 1930 में रैंगर फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने दो वर्ड्स कॉइन किए थे, एक माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो मतलब होता है लार्ज। जो माइक्रो है, एक वर्ड था माइक्रोज, ये ग्रीक वर्ड है, यहाँ से आया है, इसका मतलब होता है स्मॉल। और ये जो मैक्रो है ये मैक्रोज से आया है, MAK मैक्रोज, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज। तो रैंगर फ्रेंच ने दो वर्ड कॉइन किए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम जानते हैं होता क्या है। तो तब से इट बिकम द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। एक का माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम है, दूसरा मैक्रोज। ये माइक्रोज से आया है ग्रीक वर्ड से, और ये मैक्रोज ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है लार्ज। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आइए समझते हैं। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोज मतलब होता है लार्ज। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्मॉल मतलब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्मॉल मतलब किसी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। और माइक्रो मतलब होता है लार्ज, तो इसमें भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो इसमें लार्ज मतलब एज अ होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। जब किसी के इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो हम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। जब पूरी कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये फॉरेस्ट है, इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो अगर एक पेड़ के बारे में जब हम स्टडी करें कि ये पेड़ इतना बड़ा क्यों, ये ऐसा फल क्यों दे रहा है, ये इतने दूर में क्यों फैला हुआ है, ये पेड़ इतना पतला क्यों है, ये इतना छोटा क्यों है, जब हम किसी एक की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक जो पेड़ है वो अपने प्रॉपर्टीज़, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। सब अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रो करता है, अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से फल देता है। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल के पास अपना अपना रिसोर्सेज होता है और उस रिसोर्सेज को वो अपने तरीके से यूटिलाइज करता है। तो जब हम एक इंडिविजुअल पेड़ के बारे में जब पढ़ रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल पेड़ के बारे में, तो हम दैट वी स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरे फॉरेस्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दैट कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेम एज एक इंडिविजुअल के बारे में जब हम पढ़ते हैं दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरी कंट्री के बारे में जब पढ़ते हैं दैट उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं।
It is branch of economics which study individual economic problem like individual income, individual demand, individual supply, etc. At each branch of economics which study aggregate or whole economic problem like national income, employment, aggregate demand, aggregate सप्लाई एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसीलिए बोलते हैं कि जब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम like individual demand, individual supply, individual income, etc. It is a branch of economics in which we study about the aggregate economic problem. इसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, इसमें पढ़ते हैं एग्रीगेट और होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे विद द एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में अगर हम एक पेड़ की स्टडी करेंगे, उसका फीचर्स क्या है, वो मोटा क्या है, पतला क्यों है, फल कैसा देता है, तो हम वो डिपेंड करता है उसके फीचर्स के ऊपर, उसके रिसोर्सेज के ऊपर। इसी तरीके से अगर पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, इंडिविजुअल कोई प्रोडक्शन हाउस भी हो सकता है, जो सब हम पढ़ेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब आइए देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आप लोग ये मतलब समझ में आ गया? दोबारा एक बार ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रोज वर्ड से आया है, माइक्रोज वर्ड से आया है। माइक्रोज मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है दोनों वर्ड, माइक्रोज और मैक्रोज, ठीक है। इसमें पूरा इकोनॉमिक इंडिविजुअल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंसेस जान लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस। चलो डिफरेंसेस हम डेफिनेशन से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। और मैं एक नोट्स शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर दूंगा, जिसमें डिफरेंसेस होगा, या मेरे नोट्स आप जो नोट्स में आपको सारे डिफरेंसेस मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। सिंपली पहला डिफरेंस यही, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, ये एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और ये डिटरमाइन करता है हमारा नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, पॉवर्टी लेवल, दीज थिंग्स,
ठीक है। इसका जो मेन एम होता है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, इसका मेन एम होता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेट्रा। 3 डिफरेंसेस हम जान गए। चौथा, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स जब हम पूरी कंट्री के इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इंडिविजुअल के इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जब हम पूरी कंट्री के इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल कुछ लेना देना, जब इंडिविजुअल के इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो कंट्री के इनकम से कोई लेना देना नहीं है। कंट्री का इनकम बढ़ रहा है, घट रहा है, इंडिविजुअल के इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब व्हेन वी स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वेरिएबल ऑफ macroeconomics is constant. When we study the macroeconomics, the variable of microeconomics is constant. कैसे? Suppose एक कंट्री है जिसमें वही राम, श्याम और आप हैं। 2021 इसकी जो इनकम थी मान लेते हैं 100 करोड़ थी, इसकी 50 करोड़ थी और इसकी 40 करोड़ थी। 2021 में इसका इनकम 40 करोड़ हो गया, इसका ना इनकम 100 करोड़ हो गया, इसका इनकम 30 करोड़ हो गया। अब देखो टोटल कंट्री की इनकम कितनी हो गई, 190 करोड़। इसमें टोटल इनकम कितनी हो गई, 170 करोड़। 2021 में हमारी कंट्री की इनकम बढ़ गई, लेकिन राम की इनकम क्या हो गई, घट गई। क्योंकि डिपेंड करता है राम के बिजनेस के ऊपर, राम किस चीज़ का बिजनेस कर रहा था, राम ने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया, तो वो एक राम की प्रॉब्लम है। तो हम जब राम की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे तो कंट्री की इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जब हम कंट्री की इनकम की कंट्री के अपनी प्रॉब्लम में जब हम कंट्री के इनकम के बारे में पढ़ेंगे टोटल, तो हम राम के इनकम से कोई लेना देना नहीं है। तो सेम एज एक इंडिविजुअल जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसके जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी हम पढ़ते हैं इस टाइम, वो कंसीडर करके चलते हैं कि हमें कंट्री के इनकम से कोई, कंट्री के वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम इसके वेरिएबल को पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस था, प्लस और भी डिफरेंसेस में आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हो, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इसका भी कर सकते हो। नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द एग्जांपल्स। और इसमें एक और चीज़, एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बताए। एक तो इन दोनों का मीनिंग ही पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया ये डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये डिटरमाइन करता है एग्रीगेट इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेट्रा। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करता है। ये क्या करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी लेवल करता है। इसमें जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल कांस्टेंट होता है, जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल कांस्टेंट होता है। इसमें मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने फटाफट करा दिया है डिफरेंसेस, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये उतना मैटर नहीं करता, आपके सबके बुक्स में दिया हुआ है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम ID पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, या मुझे कमेंट में भी करके पूछ सकते हो, मैं अलग से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम जानते हैं इकोनॉमी के बारे में। अभी हम समझ रहे थे इकोनॉमिक्स। बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। इसने आपको नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर दूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट से के लिए। और हम एक अदर वर्ड में हम बात किया जाए तो इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द means of what answer living। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है।
इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करता है, एक सिस्टम है, ठीक है। और हम अदर वर्ड में उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा सिस्टम जो प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क और ऑन अ लिविंग्स, कि एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिस सिस्टम से हम क्या करते हैं, काम करते हैं और अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं। उस सिस्टम को हम बेसिकली इकोनॉमी कहते हैं। जनरली इकोनॉमिक को, इन इकोनॉमिक्स किसी कंट्री को हम किसी कंट्री को हम एज अ इकोनॉमी बोलते हैं। इन इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री को हम एज अ इकोनॉमी कहते हैं। हर एक इकोनॉमी, मतलब हम अगर इसको इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, कई भी किसी कंट्री की बात करने लगते हैं तो बोलते हैं हर एक इकोनॉमी में, या इंडियन इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी में, चाइना इकोनॉमी में। तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो कंट्री को जो हम एज अ रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ इकोनॉमी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मतलब अलग अलग तरीका होता है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का, ठीक है। वर्ल्ड में मेनली दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, और दूसरा क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब कि एक ऐसी कंट्री जो बाकी सारी कंट्री के साथ लेन देन व्यापार करता हो, लेन देन करता हो, ट्रेड करता हो, उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी। जैसे इंडिया है, इंडिया यूएस से खरीदता है, यूएस को बेचता है, चाइना से खरीदता है, चाइना को बेचता है, किसी भी इजराइल से खरीदता है, इजराइल को बेचता है। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अगर कोई कंट्री बस अपने में ही डिपेंडेंट हो, वो खुद ही प्रोडक्शन करता हो, खुद ही कंजप्शन करता हो, किसी दूसरे कंट्री से कोई लेन देन नहीं करता हो, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। बट आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्लोज इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है क्या, खाली आप अपने घर में ही रहो, अपने आप से मतलब रखो, पड़ोसियों से मतलब ना रखो, बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं, आप पड़ोसी के रास्ते से भी ना गुजरो, तो ऐसा नहीं है। तो जो आदमी खुद में रहता है दैट मीन्स वो क्लोज इकोनॉमी है। कोई कंट्री का बस अपने में लेना देना, खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही कंज्यूम किया, दैट इज़ अ क्लोज इकोनॉमी। बट आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्लोज इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक सेंस में दो तरह की इकोनॉमी हमने देखा, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। एक दूसरे तरीके से हम देखें तो इकोनॉमिक्स के जो हमारा इकोनॉमी है उसको हम आजकल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपने ये पढ़ा होगा शायद 9th-10th में सोशल साइंस में। 3 तरह की इकोनॉमी है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इन दोनों का मिला जुला मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है ये प्राइवेट हैंड चलाती है। प्राइवेट मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। और ये प्रॉफिट मोटिव के लिए इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट बस कंट्री को चलाती है, वो टैक्सेस लेती है और डेवलपमेंट का काम करती है। बट इसमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, वो प्राइवेट के हैंड में होता है। और ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। और इसमें मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें किस चीज़ का डिमांड होगा, किस चीज़ का सप्लाई होगा, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, जो मार्केट में डिमांड होगी वही प्रोड्यूस करेगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई फोर्स नहीं होता कि आपको ये प्रोडक्शन करना है, ये प्रोडक्शन नहीं करना। सोशलिस्ट इकोनॉमी लाइक अमेरिका जैसी कंट्री, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है, जो मर्जी होता है वो प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। ठीक है, और ये लोग प्रॉफिट पे फोकस करते हैं और ये मार्केट डिपेंडेंट इकोनॉमी होती है। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है।
इसमें सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए। इसमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए डिसीजन। लाइक चाइना, चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें सारा डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। अब थर्ड की बात करते हैं, मिक्स इकोनॉमी, जिसमें दोनों के फीचर्स हों। लाइक इंडिया, इसमें दोनों लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। काम किया जाता है वो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम भी किया जाता है। तो ये है हमारा एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज की क्लास में आज इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर के मेनली 4 पार्ट्स बनेंगे, 4 हो सके तो मैं 3 में कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 4 पार्ट्स बनेंगे, वो एक एक। आज आप इसको पढ़ लेना, आराम से बुक्स में गो थ्रू कर लेना। कोई डाउट्स है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।